नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। पिछले 28 दिनों से सिलगेर पुलिस कैंप के विरोध में जारी ग्रामीणों का आंदोलन खत्म हो गया है। बुधवार को आदिवासी समाज और मूलवासी बचाव मंच के सदस्यों के बीच लंबी चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इस दौरान बीजापुर कलेक्टर और एसपी से चर्चा के बाद ग्रामीणों ने कैंप हटाने समेत 9 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और ये भी कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उनका धरना जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सिलगेर के बजाय वो विधिवत कानूनन अनुमति लेकर सुकमा में अपनी सभा करेंगे। कुल मिलाकर करीब 1 महीने बीत जाने के बाद भी आदिवासी समाज नाराज है और गोलीकांड के आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की तरफ से गठित सांसद विधायकों की समिति भी आदिवासियों को संतुष्ट नहीं कर सकी, जिसे लेकर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इतनी कवायद के बाद भी क्यों नहीं सुलझा सिलगेर का मामला। सिलगेर में जो भी हुआ उससे सरकार कितना सबक लेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो वार पलटवार हुआ है उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। जंगल जमीन पर अधिकार हमारा है। स्मारक लेकर हम एक बात की है, हजारों साल तक भी होना चाहिए। आज हमारे हम सभा यहाँ पर समाप्त होने जा रही है, लेकिन ये सिलगेर संघर्ष धरना के रूप में जारी रहेगी। अपने इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस गई है और घटना स्थल में कांग्रेसी नहीं गए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी गई थी वहां तक कांग्रेसी भी गए। आदरणीय धर्म कौशिक भैया तो रायपुर से अभी निकले नहीं है। बेचारे नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद तो शायद जिस इलाके में घटना हुई है उसकी भौगोलिक जानकारी लेने तक का भी उनको ख्याल नहीं आया है। आंदोलन समाप्त हो जाए, फिर मजिस्ट्रेट जांच निष्पक्ष रूप से होगी, बिना दबाव के होगी। हम लोगों ने स्पष्ट उनको आश्वासन दिया है। और अब तो ये देखना है कि उनके मांगों के ऊपर में सरकार क्या करने जा रही है, ये हम इंतजार कर रहे हैं। बातें भी सकारात्मक हुई हैं और हल भी सकारात्मक निकलेगा। बहुत से पार्टियां जा रही है, उनको राजनीति करना है, लेकिन सरकार को राजनीति नहीं करना है, सरकार को समाधान करना है। धरना यहाँ पर नहीं तो सुकमा में धरना चालू रहेगा। हमारा है। तो आंदोलनकारियों का कहना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारा धरना जारी रहेगा, लेकिन जो जगह है वो परिवर्तित हो गई है। वो अब सिलगेर के बजाय सुकमा में धरना करेंगे, वो भी कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद। सवाल ये नहीं है कि धरना खत्म हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये भी नहीं है कि सरकार ने कैसे हैंडल किया। सवाल ये है, क्या ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ है या ये सिर्फ ग्रामीणों की वर्तमान में जो उनका आक्रोश था कैंप के खिलाफ उतना ही है, या इसके पीछे कोई बड़ी नक्सली साजिश है जिसकी परिणति के रूप में जो 3 ग्रामीणों की मौत हुई, चाहे वो पुलिस की गोली से मौत हुई है, चाहे वो नक्सली हों या ना हो, या नक्सली संगठनों से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों। और जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि नक्सली ग्रामीणों से इस बात का दबाव बना रहे हैं ग्रामीणों पर कि आप यदि हमारे इस आंदोलन में शामिल नहीं होगे तो आपको 500 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा। सरकार के लिए बहुत परेशानी है, चूँकि ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सीधे तौर पे ना तो जनप्रतिनिधियों की चलती है ना ही पुलिस प्रशासन की चलती है। वहाँ एक अलग सा वातावरण होता है जहाँ पर ग्रामीण पुलिस प्रशासन और नक्सलियों दोनों के बीच में एक पिस्ते से नज़र आते हैं। इसके बीच में यदि तात्कालिक समाधान निकला है, कम से कम उस स्थान पर तो अब ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा जो इतने दिन से चल रहा था, करीब 28 दिनों से चल रहा था, और जिसके बीच में हिंसक वारदात भी हो गई। अब वो शिफ्ट होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
ऐसा कहीं नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ किसी कदम में इसमें कोई सुलह का रास्ता या कोई शांतिपूर्ण समाधान के लिए सरकार की तरफ हाथ बढ़ाती। बजाय इसके इस बात पर होड़ हो रही है कि कौन वहाँ तक पहुँचा, कौन वहाँ तक नहीं पहुँचा। खैर, दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। इत्तेफाक से दोनों सांसद हैं, एक बिलासपुर से अरुण साहू जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से दीपक बैज जी हैं जो बस्तर से सांसद हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो कांग्रेस की कमेटी बनी थी उसका नेतृत्व कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से बात भी की थी और सीएम भूपेश बघेल से भी वो मिले थे और ग्रामीणों की मांगों से उनको अवगत कराया था। सबसे पहले चूँकि बस्तर का मामला है, बस्तर के सांसद हमारे साथ हैं, उस कमेटी के वो चेयरमैन भी थे। उनसे ही जानते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, जबकि अभी ग्रामीण ये रट लगाए हुए हैं कि वो सिलगेर की बजाय अब सुकमा में एक सांकेतिक ही सही आंदोलन को जारी रखेंगे। नहीं, निश्चित रूप से सिलगेर का मामला बहुत हद तक आज समाप्ति को रहा है और निश्चित रूप से ये मामला पिछले दिनों से चल रही थी। हमारी शासन प्रशासन लगातार बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी कि सरकार ने हम लोग की 9 सदस्यीय टीम गठित की और हम लोग इस धरना स्थल तक गए, वहां से डायरेक्ट बात किए, प्रत्यक्ष रूप से बात किए, उनकी समस्याएं पूछे, उनकी मांग पूछे, उनसे मतलब हर मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की। तो ग्रामीणों ने 8 बिंदु पे उन्होंने मांग रखी। 8 बिंदु को 2 दफे बातचीत हुई। 8 बिंदु को हम लोगों ने डिटेल से एक एक बिंदु पे ग्रामीणों से खुल के चर्चा की और हमने कहा हम तो ठीक है, हम जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही बस्तर के हैं और आदिवासी हैं। सरकार ने जरूर भेजा है आपकी बात सुनने के लिए। निश्चित रूप से हम आपकी बात सुन के हम सरकार तक अवगत करा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और अवगत कराए हम लोगों ने 6 तारीख को। तो हम लोग का वही कहना है कि 8 जो बिंदु उन्होंने मांग रखी, 8 बिंदु पे हम लोग हर बिंदुवार चर्चा करके उनको संतुष्ट करने का पूरी कोशिश किए और निश्चित रूप से ग्रामीण सहमत भी हुए। लेकिन देखिए, सवाल सबसे बड़ा मुद्दा था उनका कैंप हटाना। क्या कैंप हटने से ही क्या समस्या का समाधान हो सकता है? क्या उस गांव में बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, पीडीएस, सरकारी हर योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए? हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार चाहती है वह हर योजनाओं का लाभ मिले और कैंप वहां लगने का मतलब यह है कि कोई ऑपरेशन उनका पहला मकसद नहीं है। कैंप लगने का मकसद है सरकार की मूलभूत सुविधाओं ग्रामीणों तक पहुंचे और कैंप अस्थायी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कैंप अस्थायी है। कैंप जब तक वहां पे मूलभूत सुविधाएं पहुंचेगी तब तक कैंप रहेगी। मूलभूत सुविधाएं पहुंच गई तो 6 महीने बाद, साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद हट जाएगी। भाई वो तो थाना तो नहीं है कि स्थायी रूप से रहेगी। तो कैंप अस्थायी रूप से सिर्फ सरकार की मूलभूत योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए है। जब मूलभूत योजनाएं पहुंचेगी निश्चित रूप से कैंप वहां से खुद अपने आप हट जाएगी। रही बात समाधान की लगातार सरकार चाह रही है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी चाह रहे हैं कि गंभीरता से लिए कि इस मामले को समाधान होना चाहिए, इसलिए गठित की और हम लोग चर्चा की। चर्चा करने के बाद सकारात्मक पहलू निकला है और उसी का नतीजा आज दिख रहा है और लगातार हम लोग से चर्चा होने के बाद कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी आई है और उसी का नतीजा है कि आज ये स्थिति में है। तो क्योंकि देखिए, अभी आंदोलन करने का हम लोग पब्लिक के पास अनुकूल समय नहीं है। क्यों? 3 कारण है उसके। पहले, एक तो खेतीबाड़ी का समय आ गया, दूसरे बरसात का समय आ गया, तीसरा उस स्थान में बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। ये तीनों स्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार बहुत चिंतित थी क्योंकि कोरोना से बचाना भी सरकार की दायित्व है। तो इन मुद्दों को लेकर लगातार शासन प्रशासन गंभीर है और इन मामलों को लेकर हम लोग चर्चा का रिपोर्ट सौंपे और उसी का कहीं नतीजा है कि आज आंदोलन जो एक समाप्ति को रहे और निश्चित रूप से उम्मीद है कि आने वाला समय में कुछ दिन में आंदोलन समाप्त हो जाएगा। और हमने कहा कि ये आंदोलन आज हम लोग आपके पास आए है, सरकार आई है, इसका मतलब नहीं है कि इसके बाद नहीं आएगी। हम आपके पास जितना बार बात करना पड़े हम करेंगे, जहां बोलोगे हम करेंगे। बीजापुर करना पड़े, जगदलपुर करना पड़े, सुकमा करना पड़े, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि चर्चा ही एक समाधान का रास्ता है। क्योंकि बिना चर्चा के समाधान नहीं हो सकती। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और उसी का कहीं ना कहीं समाधान निकलते हुए अभी दिख रहा है।
दीपक जी, आपने एक अच्छी पहल की है। आपने मुख्यमंत्री जी से लगातार संवाद किया और जो ग्रामीण वहाँ पर आंदोलनरत थे उनसे भी आपने लगातार बात की और आपने ये भी कहा कि हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई थी तो सरकार ने इस बात को बहुत लाउडली बोला था कि हम जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उससे बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद ही समस्या का समाधान निकालेंगे। और उसके बाद ये इतना बड़ा आंदोलन 2-2.5 साल बाद हमको देखने को मिल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, या फिर वहाँ पर जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ग्रामीणों को समझाएं कि उनके लिए कैंप क्यों जरूरी है? जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, विकास पहुँच जाएगा तो वो कैंप आगे शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ जिन इलाकों पर ज़रूरत है। और सुरक्षा तो वहाँ के लिए एक बड़ा मुद्दा है ही, इसके लिए वहाँ पर कैंप की आवश्यकता है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। लेकिन जो इस मामले को डील करने में थोड़ी सी देरी जो हुई है, हालांकि आपकी पार्टी ने और आप लोगों ने जो प्रयास किया, वो इतने सारे विधायक और सांसद सारे लोग वहाँ गए, बात किए, उससे एक सकारात्मक माहौल तो बना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नक्सलियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए, क्योंकि पहली बार ये परिस्थितियां बनी, क्योंकि घटनाएं बस्तर में कई बार हुई, छोटी से लेकर बड़ी घटनाएं हुई। उस घटना के आप भी जानते हैं, गवाह हैं, पूरी देश जानता है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का पहल देखिए, हम कहीं पे देरी नहीं हुई। लगातार शासन प्रशासन ग्रामीणों से संपर्क बनाए हुए थे, हमारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि बनाए हुए थे और लगातार संपर्क में रहे। लेकिन वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक टीम गठित करने के बाद बहुत बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए क्योंकि सरकार कुछ भी घटने होने के बाद बचना चाहती है, सबसे अपने आप को सेव करना चाहती है। लेकिन इसमें ऐसा कहीं भी नहीं दिखा, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप जाइए, तथ्यात्मक बात निकालिए, आप उनसे चर्चा करिए, पीड़ित क्या चाहते हैं, ग्रामीण क्या चाहते हैं। मतलब पहली बार सरकार वहां तक पहुंची, सिलगेर जैसे जगह में, जहां नॉर्मल समय में किसी भी जनप्रतिनिधि पहुंचने के लिए, शासन प्रशासन के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन सरकार वहां तक पहुंची और उनसे चर्चा की। ये सबसे बड़ी बात है। आज उसी का नतीजा है कि सकारात्मक आज बात निकल के आई है, पहला चीज। दूसरी ये कि वहां मतलब जो आंदोलन को हम लोग लगातार नजर बनाए हुए थे। हम जनप्रतिनिधि है बस्तर के, देखिए हम बस्तर के जनता से हम झूठ बोल के तो बाहर तो नहीं जा सकते। आज सांसद है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो राजनीति का ऊपर नीचे होते रहती है, हमें उसकी चिंता कहीं भी नहीं है। हमको उस बस्तर में रहना है, उनके जनता के साथ रहना है, उन आदिवासियों के बीच में रहना है, और इसलिए हम उनके बीच में कहीं राजनीतिक नहीं करेंगे, ना कहीं उनके बीच में हम दगा का काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी बात हुई है वो तथ्यात्मक सामने आना चाहिए। जांच रिपोर्ट, जांच की बात हम जांच स्पष्ट कहा कि मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, कैंप हटाने वाली बात सरकार निर्णय करेगी, और कि अब आपकी स्मारक से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आंदोलनकारियों पे अगर किसी पे केस नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से उसको कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर निजी जमीन में कैंप बसा है, अब उसके लिए जांच होगी। जांच होने के बाद अगर सही पाया जाता है, निश्चित रूप से उस पर भी हम पहल करने को तैयार है। मतलब हर मुद्दे पे हम बात करने को तैयार है, हम कहीं पीछे भी नहीं हट रहे। मतलब सरकार का ऐतिहासिक निर्णय कि अपने सरकार के प्रतिनिधियों को भेजकर उनसे बात करा रहे हैं, मतलब ये ऐतिहासिक निर्णय। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ अरुण साहू जी भी हैं। साहू जी, ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा था और आपकी सरकार रही यहाँ 15 साल तक, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के नेताओं के जैसे बयान आए कि वहाँ तक अभी कांग्रेस नहीं पहुँची, जहाँ तक हम पहुँचे थे वहीं तक पहुँची, और उसके बाद गृह मंत्री नहीं पहुँचे, तो क्या इस तरह की बयानबाजी की जरूरत थी या वहाँ पर आपकी पार्टी के नेता ग्रामीणों से मिलते, उनको कैंप की उपयोगिता के बारे में समझाते, और यदि ऐसी कोई बात थी तो सरकार के पास एक अपना ऐसा पक्ष रखते जो सरकार को भी शायद स्वीकार होता, एक सकारात्मक पहल करती आपकी पार्टी? लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर चूक गई है? सीरीज जी, यहां पर सरकार चुकी है। जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और घटना के बाद जो लगातार आंदोलन हो रहे हैं, ये आदिवासी भाइयों का सरकार के प्रति आक्रोश को दिखाता है, नाराजगी को दिखाता है, सरकार की विफलता को दिखाता है। हम भी छत्तीसगढ़ में प्रतिपक्ष में हैं, हमारे प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं देना, और सरकार से पहले प्रतिनिधिमंडल हमने बुलाया। यदि सरकार कोई छुपाना नहीं चाहती है तो हमारे प्रतिनिधिमंडल को जाने देते, हम सरकार को हर तरह से मदद करते।
सच्चाई सरकार के सामने रखते, लोगों से मिलते, बातचीत करते, उनकी समस्या सुनते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं देना इस बात को दर्शाता है कि सरकार कुछ छिपा रही है, सरकार बचना चाह रही है अपनी जिम्मेदारी से। और शिशिर जी, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया और आज 2.5 साल में विकास के सारे काम बंद पड़े हैं। और ये जो बड़ा आंदोलन हो रहा है, आज जो आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वो इस बात को साबित करता है और इस बात को भी ये परिलक्षित कर रहा है जिस बड़े पैमाने पर आज पूरे प्रदेश में और देश भर में इस विषय को लेकर आंदोलन हो रहा है। बड़ा संवेदनशील मामला है और राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से नाकाम और फेल साबित हुई है। चलिए, हमारे साथ नरेश मिश्रा भी हैं। नरेश जी, आपने लगातार ये 28 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, इस बीच में जो गोलीकांड भी हुआ जिसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद अब सिलगेर से जो सुकमा की ओर शिफ्टिंग है, और जिस तरह से आपने सुना होगा दीपक बैज जी को, उनका कहना है कि जिन ग्रामीणों पर पहले से मामले दर्ज नहीं है उन पर मामले दर्ज नहीं होंगे, यदि निजी ज़मीन पर कैंप है तो उसमें भी सरकार पहल करेगी, और इस तरह की तमाम तरह की उन्होंने बातें की हैं कि ग्रामीणों को न्याय मिलता। देखिए, दंडाधिकारी जांच की बात की गई है। आपको क्या लगता है कि ये जो आज समाधान निकला है, जो तात्कालिक समाधान निकला है, क्या ये स्थायी समाधान की ओर है, या फिर जिस तरह से मानवाधिकार संगठन और दूसरे वो संगठन इसमें शामिल हो गए हैं जिनका सीधे तौर पर बस्तर से कोई सरोकार नहीं रहा है और वो इसमें एक रोल में दिखाई देने लगे हैं, चाहे वो रायपुर स्तर पर हो, चाहे वो बीजापुर सुकमा स्तर पर हो। आपको क्या लगता है कि इससे समाधान होगा, या फिर नक्सलियों की चाल कुछ हद तक कामयाब हो गई है, जो इनका एक इसको मान लें कि एक तरह का ये टेस्ट था उनका जो सफल रहा कि इतने लंबे समय तक ग्रामीणों को एकजुट करके जो आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया गया? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये एक तरह का टेस्ट था, और आप एक तरह से बाकी सब या सरकार जिस चीज़ को एक स्थायी समाधान की तरफ बढ़ाते हुए ले जा रही है और ये उम्मीद कर रही है कि एक स्थायी समाधान है, असल में ये नक्सलियों का एक तरह से जो ग्रामीणों में इसकी वजह से इस आंदोलन के बाद जो हाथ में कुछ ना लगना होगा, उससे जो असंतोष है वो नक्सलियों के लिए एक तरह से उर्वरा का काम करेगा, वो उनके लिए खाद पानी का काम करेगा। और यही ये प्रयोग है, यही वो टेस्ट है जिसकी वजह से इस तरह का इस आंदोलन को आगे गति दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन इसमें अभी एक धड़ा और भी है जो लगातार ये कह रहा है कि नहीं, सिलगेर में आंदोलन को जारी रखा जाए, जबकि जो समाज के प्रतिनिधि और जो आज सभा बैठी थी उनने ये कहा कि कोरोना की वजह से ये सभा, ये जो आने वाला आंदोलन है इसको सुकमा में शिफ्ट किया जाए। तो अब भी यहाँ गुटबाजी काफ़ी है, अभी भी लोग पूरी तरह से इस निर्णय को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए तात्कालिक समाधान इसे कहा जा सकता है पर स्थायी समाधान नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है तो ये अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधि ऐसी जगह पर पहुंचकर अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे समझाइश देकर के एक सरकार का चेहरा भी दिखाते हैं कि भाई नक्सल या जो वर्षों से उस इलाके में वो लोग जनप्रतिनिधियों से मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनको सरकार के इन चेहरों को भी देखने का मौका मिला है। तो ये एक अच्छी ज़रूर पहल रही, लेकिन ये भी समझने की बात है कि सरकार ये नहीं करेगी तो कौन करेगी, जिम्मेदारी तो किसी और की है नहीं, ये इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जाकर बात संवाद वहाँ पर स्थापित करें। तो फिलहाल ये लगता है कि सरकार ने एक पूरी तैयारी के साथ इस एक बड़ी समस्या जिस तरह से लगातार बढ़ रहा था, 1 महीने से आगे जाने की स्थिति दिख रही थी, उसका एक अस्थायी समाधान निकाल लिया है। पर स्थायी समाधान आने में ऐसा लगता है कि इसमें वक्त लगेगा। और ये आंदोलन और इससे पहले के भी आंदोलन आप देख लीजिए, चाहे बैलाडीला का खदान नंबर 13 का आंदोलन हो, बीजापुर इलाके में ही सारकीगुड़ा में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज न करने का मामला हो, ऐसे कई मसले हैं जो लगातार इस इलाके में असंतोष बढ़ा रहे हैं और सरकार को इसके टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। ये नक्सलियों की एक रणनीति है जिसके तहत वो इस तरह के असंतोष को पनपाते हैं, चाहे राजनीतिक नेतृत्व बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसके सामने ये एक अहम चुनौती है कि वो इससे कैसे निपटते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर इस पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो मुझे लगता है कि पुलिस के लिए ये ज़रूरी है, ये एक मौका है सिलगेर का, जिसने ये बताया है कि किस तरह से आप कैंप के लिए ज़मीन का चयन करते हैं, किस तरह से ग्रामीणों को समझाने का मौका था कि अगर वो
गांव में नहीं चाहते हैं कैंप तो बाहर कहाँ लगाया जा सकता है। तो इसके लिए एक वार्ता और एक बेहतर माहौल तैयार किया जा सकता है और ये बात पुलिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को समझे। और सबसे अहम वो ये कि आखिर वो कौन सा वक्त था जिस वक्त गोलीबारी की स्थिति निर्मित हुई और इसकी वजह से एक मौका मिल गया ये आंदोलन इतना लंबा खिंच गया। इस चीज़ को भी ज़मीन पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसा लगता है कि जो बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पर आने वाले दिनों में इस तरह की चुनौतियाँ और बढ़ेंगी। अरुण साहू जी, सवाल आपसे है, ये पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको मैंने सुना, आपको क्या लगता है कि क्या समाधान हो सकता है, स्थायी समाधान क्या हो सकता है? देखिए सुरेश जी, मुझे लगता है कि हमारा आम आदिवासी भाई भी चाहता है उसको बिजली पानी सड़क की सुविधा मिले, राशन मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, और विकास के विरोधी नहीं है, विकास चाहते हैं, वो भी सुविधाएं चाहते हैं। सरकार उन पर विश्वास में लेकर काम करे, उनका भरोसा जीते और उन तक विकास की सुविधाएं बढ़ाए। लेकिन सरकार इस दिशा में काम करती दिख नहीं रही है और आदिवासियों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम राज्य सरकार को करना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो सरकार के साथ रहेंगे, विकास के साथ जुड़ेंगे, विकास के मुख्य धारा में आकर काम करेंगे। सरकार उनका विश्वास हासिल करे और इस दिशा में ठोस पहल की जरूरत है, ताकि बस्तर में जो विकास की शुरुआत हुई थी वो आगे बढ़ सके, उनको सुविधाएं मिल सके, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, स्कूल अस्पताल बने, और वो निश्चित रूप से वो भी चाहते हैं कि उनको ये सुविधाएं मिले, उनके बच्चों को मिले। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। चलिए, आपने इस मामले में आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं दीपक बैद जी के पास जाना चाहूंगा। बैद जी, आपने अरुण साहू जी को सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पे कहा एक विश्वास की जरूरत है। जो नरेश ने भी बोला, उनकी बातों का भी सार यही था, एक मैकेनिज्म, विश्वास से मेरा मतलब एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि जहां भी कैंप लगता है वहां पर, जैसा कि नरेश ने कहा, कि गांव वालों से बात करके कि यदि गांव के अंदर नहीं तो कहां और कैसे। तो आपने कहा जिस तरह से कि सर आप बार बार ग्रामीणों से मिलेंगे, सिर्फ एक बार मिलने नहीं गए, आगे भी एक क्रम जारी रहेगा। तो जिस मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं, क्या वैसा कोई मैकेनिज्म बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है, या इस घटना से सबक लेकर एक विश्वास कायम करने की दिशा में? निश्चित रूप से एकदम विश्वास की बात। देखिए, 15 साल के बाद तो कांग्रेस सरकार भी आई, हम 8 से 12 हुए, ये सबसे बड़ी विश्वास है बस्तर के आदिवासियों की, वहां की जनता की। पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार में, अगर हमारी सरकार में किसी प्रकार की घटनाएं होती है, वहां पे सरकार के प्रतिनिधि, चाहे हमारे विधायक हो, सांसद हो, हम लोग जाके वहां पे बात कर रहे हैं, ये दूसरी सबसे बड़ी विश्वास। तीसरी चीज, हाँ, सरकारी प्राथमिकता है कि हम उन गांवों को भी बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल हम दें, जहां पिछले 15 साल में नहीं पहुंच पाई, वो हम दे रहे हैं। निश्चित रूप से थोड़े बहुत हमारे पास आएगा ऐसी स्थिति, लेकिन आने वाला समय में कहीं न कहीं दीपक जी, मेरे पास समय की कमी है, रह के निश्चित रूप से ग्रामीणों से बात हम करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, हमको बस्तर से बाहर राजनीति नहीं करना है, हमको बस्तर में रहकर राजनीति करना है। उन भोले वाले ग्रामीणों से हम झूठ बोलेंगे, उन भोले वाले ग्रामीणों से हम छल करेंगे, उनसे हम झूठे वादे करके हम बाहर नहीं रख सकते। हमको बिल्कुल, हमारे लिए पहला हमारी बस्तर, हमारी जनता है। चलिए, आपका कहना है कि आपकी प्राथमिकता बस्तर की जनता है, बस्तर के बाहर आपको राजनीति नहीं करना है, और इसलिए आप जनता के साथ पूरा न्याय करने, विश्वास जीतने का काम करेंगे। नरेश, एक आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा समाधान की दिशा में। जी, ऐसा लगता है कि इस मामले में जितनी जल्दी सरकार अपनी तरफ से पूरे मामले की जांच पूरी करके एक रिपोर्ट सौंपेगी, या जो इस समिति ने रिपोर्ट दी है उस पर सारा खुलासा करेगी तो बेहतर होगा, वरना ये मामला आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। और ये जरूरी है कि उस इलाके में संवाद कायम किया जाए, जो सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र और उसके बाद नक्सल समस्या के। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि संवाद, विश्वास, और कम से कम ग्रामीणों को लगे कि उनको न्याय मिल रहा है। जो घटना हुई उसके परिप्रेक्ष्य में जो जांच समिति गठित हुई है, जो दंडाधिकारी जांच की घोषणा हुई है, उसके सकारात्मक परिणाम आए तो इस दिशा में आगे कुछ प्रयास हो सकता, और यदि ये नक्सलियों की ये साजिश है तो वो विफल हो सकती है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, वहाँ विकास को आगे बढ़ा सकती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।